यस, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इसका डेरिवेशन किया था, याद है? ठीक है। और सोप बबल के लिए मैंने आपको करने के लिए बोला था, ये घर पे आके क्या फॉर्मूला आता है उसमें देखो। अगर ड्रॉप है, ड्रॉप ध्यान से देखना, अगर ड्रॉप है तो पी आई माइनस पी ओ, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। क्या फॉर्मूला था इसका? 2T/R, 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अच्छा, ड्रॉप की खास बात क्या होती है बोलो? इसमें एक साइड पर ही सरफेस होता है जो एयर में फ्री होता है, अंदर ऐसा लिक्विड भरा हो रहेगा ना। यही अगर बबल है, बबल, ठीक है, तो बबल में दोनों साइड पर एयर होती है, मतलब दोनों साइड का सरफेस फ्री सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या आएगा? पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 4T/R। सही है, ये फॉर्मूला हमने लिखा। अच्छा, एक बात और बताया था मैंने आपको कि ये जो प्रेशर होता है पी आई माइनस पी ओ, इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर का डिफरेंस, इसको हम लोग गॉज प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो डेरिवेशन लास्ट लेक्चर हमने कर दिया था, टाइम नहीं बचा था इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं किए हम लोग, तो अभी इसका न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल वहीं पे दिया आपको सॉल्व एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2.6 क्या दिया देखो। What should be the diameter of a water drop? एक वाटर ड्रॉप का क्या पूछा है आपसे? डायमीटर। क्या पूछा है बोलो? डायमीटर, डी निकालना है अपने को। What should be the diameter of the water drop so that excess pressure inside it? एक्सेस प्रेशर की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दिया है? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब पी आई माइनस पी ओ, इसी को बोलते हैं ना एक्सेस प्रेशर। इनसाइड आउटसाइड के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। कितना दिया एक्सेस प्रेशर देखो? 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक डेटा दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, वाटर का सरफेस टेंशन मतलब कैपिटल टी दिया है। कितना दिया है देखो? 7.27 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। करेक्ट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ड्रॉप का क्वेश्चन है ना, बबल का क्वेश्चन नहीं। किसका क्वेश्चन है? ड्रॉप का। तो फॉर अ लिक्विड ड्रॉप पी आई माइनस पी ओ का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2T/R। अगर बबल होता तो 4T ले, ड्रॉप है इसीलिए 2T। तो 2T/R। इसमें से रेडियस अपने को नहीं पता है, बाकी सब पता है, तो रेडियस इधर ले लो। R इज इक्वल्स टू 2T/PI माइनस पी ओ, है ना। R इधर आ गया, PI माइनस पी ओ इधर आ गया। अब मुझे बता, हमको रेडियस निकालना है। क्या निकालना है हमको? डायमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया 2R आ गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4T/PI माइनस पी ओ। व्हाट इज दिस? 2R डायमीटर, 4T/PI माइनस पी ओ। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, डी का आंसर आ जाएगा। कितना है सरफेस टेंशन? कितना है? 7.27 इंटू 10⁻²। पी आई माइनस पी नॉट कितना है? 80। सही है। तो देखिए 4 से कटेगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8। सही है। अब ये 0 मतलब 10⁻+1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बनेगा, है ना। तो क्या बचे देख, 7.27 इंटू 10⁻² -1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 से कैंसिल करो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, कितना बचा? 1, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 1 बचा, 2 5 = 10। तो डायमीटर की वैल्यू आ रही है 3.635 इंटू 10⁻³ मीटर। ये अपना आंसर। आप चाहो तो ये 10⁻³ की जगह पे मिली भी लिख सकते हो ना, चलेगा या नहीं? 10⁻³ मतलब क्या? मिली, तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए ठीक है, समझा? ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2.6। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन ना अपने को एक्सरसाइज में भी दिया। आओ एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज में देखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोला उसने। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर। एक एयर बबल है, सोप बबल नहीं है। कौन सा बबल है? एयर बबल। एन एयर बबल। अच्छा, एयर बबल किसको बोलते हैं पता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एयर बबल? किसी भी लिक्विड के अंदर बीच में ऐसे हवा के गोल गोल बबल्स बनते हैं ना, बोले एयर फंसी अंदर, उसको एयर बबल बोलते हैं।
मतलब बीच में हवा फंसी हुई रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एयर बबल बोलते हैं, ठीक है ना। देख क्या लिखा है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। तो ये पानी के सरफेस के नीचे एक एयर बबल है, उसका रेडियस अपने को दिया, रेडियस कितना दिया देख, आर कितना दिया बोल, 0. पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 90, रेडियस दिया अपने को 0.2 मिलीमीटर, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इज सिचुएटेड जस्ट बिलो दी वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गॉज प्रेशर। क्या निकालना है? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस, माइनस, है ना। कैलकुलेट द गॉज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन दिया है टी, कितना दिया है बोल, 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। देखो आगे कुछ भी करने से पहले ये मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं। इस 0.2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻1 ना, 0.2 को क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि पॉइंट को आगे लिया, और फिर ये मिली हटेगा तो 10⁻³ मीटर, क्या बन जाएगा ये, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब ये ड्रॉप का क्वेश्चन है या बबल का क्वेश्चन है, बोलो, ड्रॉप का क्वेश्चन है या बबल का क्वेश्चन है? बबल का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, बोलो फॉर्मूला कौन सा आएगा, PI माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 4T/r। सही, ये चीज़ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, समझो क्यों रॉन्ग होगी। हम लोग बबल में 4T क्यों लेते हैं, बता, वाई डू वी टेक बबल में 4T क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि वो बबल है। क्यों लेते हैं? उसमें 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। अब यहाँ पर जब आप लोग कंसिडर करोगे तो लिक्विड के नीचे जब एयर बबल ऐसा फंसा हुआ है तो इसमें हवा सिर्फ अंदर ही है ना बेटा, हवा सिर्फ अंदर है ना, बाहर क्या है, लिक्विड है। तो फ्री सरफेस कितना है इधर, एक ही है, अंदर के साइड, खाली अंदर के साइड का ये सरफेस आपका फ्री सरफेस, बाहर का सरफेस फ्री सरफेस है क्या, नहीं, बाहर तो पूरा लिक्विड ही भरा हुआ है ना उसमें, तो इसमें कितना फ्री सरफेस हुआ, एक। तो ये 4T क्यों लेते थे हम लोग, क्योंकि 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। अब यहाँ पे एक ही है तो 4T लोगे क्या लोगे बोल, 2T। तो भले से ये एयर बबल है बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ ड्रॉप ओनली। इसको कैसा ट्रीट करेंगे हम लोग, ड्रॉप। उल्टा हो गया यहाँ पर, नॉर्मल जो लिक्विड ड्रॉप होता है उसमें ड्रॉप के अंदर पानी होता है, बाहर हवा होती है, इसमें उल्टा कर दिया, अंदर हवा और बाहर पानी कर दिया। पर केस तो दोनों सेम ही है ना, दोनों में फ्री सरफेस एक ही है, तो क्या आएगा बोल, 2T/r, ठीक है ना। तो PI माइनस PO अपने को निकालने का है, गॉज प्रेशर पता करना है ना, PI माइनस PO निकालना है। कितना सिंपल हो गया देखिए, PI माइनस PO इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय r कितना है, 2 इंटू 10⁻1, 2 से 2 कैंसर, PI माइनस PO इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4, -2 +4 कितना आएगा बोल, +2 न्यूटन पर, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। एक्सरसाइज टिक कर लो उसको, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सरसाइज में अपने जो जो क्वेश्चन हो गए टिक करते जा, 10वां 11वां हो गया और 19 से लेके 23 तक पूरा हो गया, ठीक है। और MCQ में 2 MCQ किए शायद, पहला और तीसरा। चलो इसको लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, देखेंगे इसका थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, तीनों इंपॉर्टेंट। सब लोग ध्यान से देखो, कैपिलरी एक्शन बोलते किसको है या कैपिलरिटी बोलते किसको है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कैपिलरी किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ अ कैपिलरी। प्रैक्टिकल में कैपिलरी यूज़ किया अभी तक एक भी बार नहीं किए, चलो आगे करोगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल में। कैपिलरी एक ऐसा ट्यूब होता है, बिल्कुल थिन ट्यूब, जिसका जो बोर रहेगा ना, बोर मतलब ये डायमीटर, थिकनेस, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 mm रहेगा, बस अप्रॉक्सीमेटली 1 mm, समझ लो। यानी इसका जो बोर है, ये थिकनेस, इसका जो मुंह है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर थिक है, बस इतना पतला एक ट्यूब। ऐसी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, कैपिलरी बोलते हैं। अब ऐसा ट्यूब कहीं पे भी बनेगा ना, वहाँ पे कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं एक कांच का ही ट्यूब हो, अगर कहीं पे भी ऐसा ट्यूब बन रहा है
तो उधर कौन सा एक्शन देखने को मिलेगा अपने को? कैपिलरी। एक लंबा सा ट्यूब बने, एक लंबा सा पैसेज जिसका बोर, जिसका मुंह का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली कितना हो? मिलीमीटर्स के रेंज में या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोल, कैपिलरी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले कैपिलरी का ही डेफिनेशन दिया कि कैपिलरी बोलते किसको है, व्हाट इज़ अ कैपिलरी। तो क्या दिया हुआ है देखेंगे सब लोग। कैपिलरी एक्शन हेडिंग मिली पेज नंबर 41 पे, उसकी पहली लाइन पढ़ो। अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर एंड ओपन एट बोथ द एंड इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। एक ऐसा ट्यूब जिसका बोर मतलब ये जो मुंह होता है ना, ये मुंह, इसका डायमीटर बहुत ही फाइन है। फाइन मतलब बहुत पतला है, अप्रॉक्सीमेटली कितना? 1 मिलीमीटर। तो ऐसे ट्यूब, और ये ट्यूब दोनों साइड ओपन भी होना चाहिए, ये भी मेंशन करना आपको। दोनों साइड कैसा होना चाहिए? ओपन। ऐसा ऊपर बंद कर दिया, नीचे खुला हुआ तो नहीं चलेगा, दोनों साइड ओपन होना चाहिए। तो ऐसे ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। तो ये काफ़ी पतला ट्यूब होता है, इसको याद रखना। आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में इसको यूज भी करोगे, लेकिन अभी डायग्राम बनाते वक्त तो मैं इतना पतला ट्यूब लेकर के उसमें फोर्स, सरफेस टेंशन ये सब नहीं दिखा सकता ना, तो हम लोग थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन रियलिटी में बहुत पतला ट्यूब होता है, बहुत ही बारीक ट्यूब होता है। इसी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में भी जो पतली पतली खून की नसें होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। पढ़ो ना, ठीक है। तो कैपिलरी एक पतले से ट्यूब को कहा जाता है जिसका डायमीटर बहुत छोटा हो, बहुत कम। समझ में आ रही चीज़ नहीं? ये तो हो गया कैपिलरी किसको बोलते हैं, ये तो कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन हो गई जो आपने अंडरलाइन कर लिया। अब हमको क्या देखना बेटा? कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि 2-3 टाइप के लिक्विड्स होते हैं। एक ऐसे लिक्विड जो कॉन्केव मिनिस्कस बनाते हो, एक ऐसा लिक्विड जो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाते हो, एक ऐसा लिक्विड जो प्लेन मिनिस्कस बनाते हो। तो फिलहाल कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिनिस्कस की बात करते हैं। ऐसे लिक्विड जो कॉन्केव मिनिस्कस बनाते हैं जिसका टीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट बनता है, हम लोग उनके लिए बोलते थे कि दिस लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। याद है? उनके लिए क्या बोलते हैं? कि लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। और ऐसे लिक्विड जो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाते हैं जिसका टीटा ऑब्ट्यूज रहता है, उसके लिए हम लोग क्या बोलते थे? लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड। तो फंडा क्या है सब लोग जरा ध्यान से देखना। समझो मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर एक ऐसा लिक्विड लिया विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। जो क्या करता है बेटा? पार्शियली वेट्स द सॉलिड। लिक्विड विच पार्शियली वेट्स सॉलिड। एग्जाम्पल है इसकी वाटर। एग्जाम्पल क्या बेटा इसकी? वाटर। अब मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया। किसको इंसर्ट किया? बोल, कैपिलरी ट्यूब को। तो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर होगा क्या। एक पतला सा कैपिलरी का ट्यूब लिया मैंने और उसको इस लिक्विड के अंदर इंसर्ट कर दिया ऐसा। तो आप थोड़े टाइम में क्या नोटिस करोगे कि जैसे आपने इस कैपिलरी को इस लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया, आप नोटिस करोगे कि कैपिलरी के अंदर लिक्विड का जो लेवल है ना, वो अचानक से बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? बोल, बढ़ने लगेगा और एक लेवल पे जाकर के रुक जाएगा, वो एक हाइट पे जाकर के रुक जाएगा। इसका मतलब पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ के गया, दिख रहा है? इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। इसको क्या बोलते बेटा? कैपिलरी राइज। कितना राइज हुआ है देखो, कितना ऊपर गया वो। ये सरफेस था ना, कहाँ पहुँच गया वो? इधर पहुँच गया। तो कितना कैपिलरी राइज हुआ है देख, कितना। इसको एच से दिखाते हैं लोग। इसको किससे दिखाते? बोल, एच से। अब आप बोलोगे सर होगा क्या? सर बिल्कुल होगा, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक बीकर में पानी भरो और फिजिक्स लैब से कैपिलरी ट्यूब को लो और उसके अंदर डाल के छोड़ दो, थोड़े टाइम में आप देखोगे पानी ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मेरे पास टिश्यू पेपर और ग्लासेस बचे नहीं, वरना मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी कैसा राइज होता है। समझ में आ रहा अच्छे से? एक्सपेरिमेंट बताऊँ, घर पे आके कर लेना, आपको करना होता, ठीक है। ये हो गया कैपिलरी राइज। दूसरा देखेंगे, दूसरा। अब मैंने क्या किया, बीकर के अंदर एक ऐसा लिक्विड लिया विच डज नॉट वेट सॉलिड, जो सॉलिड को वेट नहीं करता है। इसकी भी एग्जांपल दिया था मैंने, आपको याद है? मर्क्यूरी। कौन बेटा? मर्क्यूरी। तो इसमें अब एक ऐसा लिक्विड है, लिक्विड विच डज नॉट वेट सॉलिड। एग्जाम्पल है बेटा इसकी मर्क्यूरी। एग्जाम्पल क्या है? बोल, मर्क्यूरी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया। इसके अंदर किसको इंसर्ट किया? बोल, कैपिलरी ट्यूब। तो
तो इसमें आप क्या नोटिस करोगे मालूम, थोड़े टाइम में जो लिक्विड है ना वो नीचे आ जाएगा, नॉर्मल सरफेस से नीचे आ जाएगा, सरफेस लेवल से नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी फॉल। इसको क्या बोलते हैं बोल, कैपिलरी फॉल। एक कहलाता है कैपिलरी राइज और ये कहलाता है बोल कैपिलरी फॉल। कितना नीचे आया देखिए, एच, दिस इज कैपिलरी राइज, दिस इज कैपिलरी फॉल। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है ना, जिसमें अगर कैपिलरी को एक ऐसे लिक्विड में डाला गया विच पार्शियली वेट सॉलिड, तो लिक्विड ऊपर चढ़ जा रहा है, या एक ऐसे लिक्विड में डाला गया विच डज नॉट वेट सॉलिड, तो लिक्विड नीचे चला जा रहा है, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल हो रहा है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बोल, कैपिलरी एक्शन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, कैपिलरी एक्शन, जिसमें या तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर जाता है या तो फॉल कर जाता है। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है बोल, कैपिलरी एक्शन। अब हमको करना क्या मालूम, ये होता क्यों है, कैपिलरी फॉल क्यों होता है, उसका प्रॉपर रीजन हमको स्टडी करना है। कैपिलरी राइज क्यों होता है उसका भी रीजन पढ़ना है। और फिर ये जो राइज या फॉल हो रहा है, जितना भी हो रहा है, एच, इस एच का हमको फॉर्मूला निकालना है और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। समझ में अच्छे से। तो अभी लाइन से अपना एक कैपिलरी का टॉपिक चलने वाला है। सबसे पहले आपने कैपिलरी ट्यूब का डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिया, अब आप लोग अंडरलाइन करेंगे कैपिलरी एक्शन का डेफिनेशन। किसको बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। पेज नंबर 42 पर आओ, ऊपर से सेकेंड पैराग्राफ देखो। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। मिला सबको, कितना सिंपल डेफिनेशन दे दे, कुछ भी उसमें कंफ्यूजिंग नहीं, एकदम सिंपल है। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड या तो राइज कर जाता है ऊपर चढ़ जाता है या तो फॉल कर जाता है नीचे आ जाता है, ठीक है ना। कब, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड, एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब उसको किस में डाल के रखा गया हो, एक लिक्विड के अंदर डाल करके रखा गया हो, इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी, या आप कैपिलरी एक्शन भी बोल सकते हो। कैपिलैरिटी बोलेगा डिफाइन करने तो भी ये डेफिनेशन लिखना है, कैपिलरी एक्शन बोलेगा डिफाइन करने तो भी यही डेफिनेशन, दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आ रहा है। अब इसके आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कैपिलैरिटी एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। कैपिलैरिटी की डेफिनेशन लिखो और उसकी कुछ एग्जांपल दो। तो आपको कुछ 3-4 एग्जांपल वहाँ पे दिया हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिया हुआ है। देखो सबसे पहले एग्जांपल, ऑयल राइज अप द विक ऑफ अ लैम्प। अब ये एग्जांपल पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं। लैम्प देखा है आपने, लैम्प कौन सा लैम्प, लालटेन वाला लैम्प जो शुरुआत में यूज़ होता था, ठीक है ना। आप लोग यूज़ क्यों कि नहीं मालूम नहीं, या गाँव में आज भी शायद तुम लोग यूज़ करेंगे। पहले अपने यहाँ भी लगता था वो लालटेन लैम्प, अपने यहाँ पे भी लगता था, अपने यहाँ पहले बहुत लाइट जाती थी। हम लोग को आज भी याद है, जब हम लोग छोटे छोटे थे, दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक, तो लाइट बहुत जाती थी अपने यहाँ। तो रात में लाइट गई ना, तो जब भी एलईडी इतना कॉमन नहीं था, तो टॉर्च बड़े महंगे आते थे, क्योंकि टॉर्च फ्लोरेसेंट लाइट से बने होते हैं। अब तो बड़े सस्ते टॉर्च आते हैं, 10-10 रुपये में भी आने लगे, क्योंकि वो सब एलईडी पे बने हुए। एलईडी सस्ती पड़ती है कि नहीं। पहले टॉर्च बड़े महंगे आते थे, और फिर टॉर्च खरीदो तो उसकी बैटरी लगाओ, बैटरी का अलग से पैसा। तो को जिसके पास पैसा नहीं रहता था तो वो इतना पैसा खर्चा नहीं करता था, घर में लालटेन यूज़ होता था, ठीक है ना। तो लालटेन अगर आपने कभी देखा रहेगा तो उसमें ऐसा बीच में कांच रहता है ना, ऊपर ऐसा हैंडल रहता है, ठीक है, नीचे ऐसा उसके कंटेनर रहता है जिसमें घासलेट भर के रखते हैं। इसके अंदर हम लोग घासलेट डाल के रखते थे ऐसे, ठीक है। और यहाँ बीचों बीच में ना ऐसा एक कपड़ा लटकते रहता था, ऐसा कपड़ा लटकते रहता। इसको घुमा करके ना आप इसकी फ्लेम को तेज़ या कम कर सकते थे। और यहाँ पे ऐसा एक मैकेनिज़्म रहता था, इसको ऐसा उठाते थे ना तो कांच ऊपर चला जाता था। ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा, इसमें थोड़े टाइम में क्या होता था ना, एकदम सूखा कपड़ा आप लगाए, थोड़े टाइम में क्या होता था ना, ये पूरा ऊपर तक भीग जाता था। मतलब ये जो घासलेट है जो यहाँ पर टच कर रहा है वो कहाँ तक पहुँच जाता था बोल, ऊपर तक। अब ऐसा कैसे हो रहा है, कपड़ा पूरा कैसे गीला हो, टच तो खाली इतना है ना घासलेट में। तो कपड़ा यूजुअली कॉटन का रहता था, कॉटन का फैब्रिक ऐसा रहेगा ना, उसमें ऐसे ऐसे धागे रहेंगे ना, है कि नहीं, ऐसे धागे रहेंगे। तो जो दो धागों के बीच का स्पेस आपको दिख रहा है बहुत छोटा है ना, ये कैपिलरी की तरह बिहेव करता था। किसकी तरह बिहेव करता था बोल, कैपिलरी। अब भले से आपने यहाँ पर रखा हुआ है घासलेट को, लेकिन इधर कैपिलरी राइज होगा और ये पूरा घासलेट ऊपर तक ऐसे चढ़ के आता था और पूरे कपड़े को भिगा देता था। तो इसको विक बोलते, क्या बोलते हैं इसको, विक। तो लैंप में ये जो लिक्विड होता था, ऑयल होता था, ठीक है ना,
वो विग में राइज कैसे करता है समझा, किस कैसे राइज करता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। किस कैसे राइज करता है बोल, कैपिलरी एक्शन की वजह से। या इसकी और सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये तो आज भी आप करते होंगे, अगर करते होंगे तो, अगर ठीक है ना, दिया, दिया देखिए सब लोग, दिया, दिया में हम लोग क्या करते हैं, दिया जो रहता है छोटा छोटा लैम्प, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें तेल भरते हैं, कोई भी नॉर्मल तेल, राई का तेल, कोई भी तेल, और फिर कापूस लेते हैं, कॉटन कपास, और उसको ऐसे सा उससे बाती बनाते हैं ना, ये दिया वो बाती है, सीरियल भी आता था दिया और बाती में, उससे ऐसा विग बनाते हैं हम लोग, उसका विग बनाते हैं, और उसको यहाँ पर ऐसा रखा जाता है ना, इधर पे ऐसा रखा जाता है। अब आप नोटिस करोगे तो हम लोग जो विग बन के तैयार होता है, जो बाती बन के तैयार होती है, उसके आधे से भी कम पोर्शन को तेल में डुबाते हैं, और आधे से ज़्यादा पोर्शन बाहर सूखा ही रहता है। लेकिन थोड़े टाइम में क्या होता है बोल, यहाँ टॉप तक तेल आता है, थोड़ा ज़्यादा रुकिए ना तो यहाँ से तेल चूने भी लगता है। नोटिस किया कभी, अभी अगेंस्ट दी ग्रेविटी तेल ऊपर चढ़ के कैसे जा रहा है, किसकी वजह से, कैपिलरिटी की वजह से। और जो विग है, जो कॉटन का रुई जो है, उसके बीच में जो फैब्रिक्स है, जो धागे हैं, वो किसकी तरह काम करें बोल, कैपिलरी की तरह। तो इसमें लिक्विड राइज होकर के ऊपर जाता है। अगर अभी कभी दिया ये जलाना, आप अभी दिवाली आ रही है ना अगले महीने, तो उसमें तुम्हारी गली बिल्ली में सब दिया जलाएंगे, तो उसमें नोटिस करना, उसको कॉटन विग को डाल के उसमें रखते हैं, थोड़े टाइम में वो पूरा ऊपर तक गिल्ला हो जाता है, और उसको फिर भी नहीं जलाए तो यहाँ से तेल चूने लगता है, ऐसा नीचे गिरने लगता है। कैसे होता है समझा, ये किसकी वजह से होता है बोलिए, कैपिलरिटी की वजह से। किसकी वजह से होता है बोल, कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से, समझा रहे। अब इसकी एक प्रैक्टिकल आप घर पे भी जाके कर सकते हो, एक मिनट ना, ठीक है, कांच के रहेंगे या फिर प्लास्टिक के रहेंगे, ट्रांसपेरेंट तो ज़्यादा अच्छा, जिसमें आप आर पार देख सकते, अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते, ठीक है ना। 2 ग्लास लेना है, एक ग्लास में पानी भर देना है, एक ग्लास को खाली रखना है, या एक गिलास में ज़्यादा पानी, एक गिलास में कम पानी, जैसा आपको लगे। एक गिलास में पानी भर दो, एक गिलास को खाली रखो। अब टिश्यू पेपर लो 1 या 2, या फिर कॉटन का बड़ा पीस लो, और उसकी विग बनाओ, उसको ऐसा मस्त ऐसा रब करके पतली विग बनाओ उसकी, और उसको ऐसा यू शेप दो, और एक साइड को जिसमें पानी है ना उसमें डाल के रखो, और एक साइड को खाली गिलास में डाल के रखो, और ये सेटअप को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब थोड़े टाइम बाद देखोगे ना तो इस गिलास का पानी उस विग के ज़रिए ट्रांसफ़र होकर वाले गिलास में आएगा। वैसा कैसा पानी ऊपर चढ़ के जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, कैसे चढ़ के जा रहा है वो, कैपिलरिटी की वजह से। वो जो टिश्यू है, जो कॉटन है, उसमें जो बारीक बारीक गैप्स है ना, वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करे। लास्ट टाइम मेरे पास टिश्यू पेपर और ग्लास था, तो मैंने बच्चों को करके दिखाया। ऐसा लेक्चर स्टार्ट हुआ ना तो यहाँ पे रख दिया मैंने, छुट्टी में आधा ग्लास भर गया था पूरा, समझा अच्छे से। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, और भी एग्जाम्पल दे। देखो पहली एग्जाम्पल आपको दिया है, ऑयल राइजेज इन द विक ऑफ अ लैम्प इज ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन। और क्या दिया देख, क्लॉथ रैग सक्स वाटर। क्लॉथ रैग पता है, कपड़े का पोछा, तो जब हम लोग घर में पोछा यूज़ करते हैं ना, देख मार्केट से जो पोछा खरीद के लाते हैं हम लोग 20-30 रुपये का, जितने भी रुपए का, वो पानी कितना जल्दी सोखता है देख। और घर का नॉर्मल पोछा, ये वाली शर्ट का पोछा बनाएंगे तो, नहीं बताओ ना, ये वाली शर्ट का पोछा बनाएंगे तो आज बन ही जाएगा, जब कल को फटे बिटेगा तो पोछा ही बनेगा। अपनी मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है। मेरे कमरे में 2 पोछे बड़े, दोनों मेरी पुरानी बनियान है। समझ में आ रहा है, अपनी मिडिल क्लास फैमिली का ऐसे रहता है, हम लोग पोछा कभी खरीद के नहीं लाते। पुराना कपड़ा फटेगा वही पोछा बनेगा। इसका पोछा बनेगा करे वो, क्यों, ये सोखेगा पानी, ये नहीं सोख पाएगा पानी। यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कॉटन के कपड़े हो, बनियान अनियान कॉटन की रहते हैं ना, तो उसका पोछा बनाते हैं हम लोग। या मार्केट से जो पोछा आता है वो कितना जल्दी पानी पे रखो, पानी रब करके वो सॉक कर लेता है, ऐसा सोख लेता है, पूरा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लॉथ रग उसी को बोलते हैं हम लोग, कपड़े का पोछा। उसके फैब्रिक्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि उसके बीच का गैप जो है वो कैसा बिहेव करेगा, कैपिलरी की तरह। और जब उसको पानी के ऊपर रखते हो, कैपिलरिटी की से पूरा पानी उसमें चढ़ के आ जाता है, समझ रहे। तो घर में तुम्हारा पोछा जो है वो पानी सोखता है ना, वो भी कैपिलरिटी की वजह से सोखता है, समझ में आ रहा अच्छे से। आगे देख, नेक्स्ट क्या है, वाटर राइजेज अप दिस रिवाइसेज इन द रॉक। चट्टान वगैरह अगर आपने कभी देखे रहेंगे तो चट्टानों में, बड़े बड़े चट्टानों में, पहाड़ों में ऐसा बीच बीच में ऐसा दरारें पड़ी रहती है, ऐसा दरार पड़ी रहती है। माइंड वर्सेस वाइल्ड देखे तुम लोग, उसमें कभी कभी देखो दरारों के बीच में पानी ढूंढते रहता है पीने के लिए, बोले पानी मिलेगा उसको पीने को, देखे कभी। असल में होता क्या है, समझ नीचे कहीं नदी है, खाई में नीचे कहीं पे नदी है,
एकदम नीचे, ठीक है। अब ये बंदा ऊपर है, अब उसको पानी चाहिए तो या तो ये खुद ही मार ले, अब पता नहीं पानी में गिरेगा कि किधर गिरेगा। दूसरा रास्ता है चट्टानों की दरारों को देखना, क्योंकि भले से नदी नीचे है पर उसके ऊपर चट्टान तो शुरू से ऊपर तक आई है ना, पूरा रॉक फॉर्मेशन ऊपर तक हुआ है ना, तो चट्टानों में जो दरारें पड़ी रहती है, ये दरार नीचे से शुरू होती है ऊपर तक आती है, ऐसा आड़ी टेढ़ी इधर उधर ऐसा जाके, तो किसकी तरह बिहेव करिए, कैपिलरी की तरह। तो धीरे धीरे पानी उसमें राइज करता है। तो पहाड़ों की चट्टानों वगैरह में ना अगर आपको ऐसा पतली पतली दरारें दिखेगी ना, तो आपको उसमें पानी देखने को मिलेगा। ये पानी चढ़ के उसमें कैसे आ गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ के कैसे आ गया, वो कैपिलैरिटी की वजह से, कैपिलरी राइज हुआ उसमें। तो सिवाइसिस मतलब दरार, गैप, ठीक है ना। आगे देखेंगे बेटा, सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप मोस्ट लीव इन द ट्री। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा ना आपने, उसमें आपने देखा है कि जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब तो रूट्स करते हैं, लेकिन पहुंचाया कहाँ तक जाता है उसको, बोल, लीफ तक, एकदम टॉप तक भी पहुंचाया जाता है। तो ये भी कैसे अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर चढ़ के जा रहा है। तो उसमें तो बहुत सारे फैक्टर है उसके अंदर। एक फैक्टर उसके अंदर कैपिलैरिटी, एक फैक्टर उसमें ट्रांसपिरेशनल पुल भी होता है, याद है ना, ट्रांसपिरेशन के से पुल भी क्रिएट होता है, लेकिन एक फैक्टर उसमें कैपिलैरिटी भी। सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कैपिलरी की, जो वाटर को ऊपर चढ़ाता है कैपिलैरिटी की वजह से। इवन आपने प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ा, उसमें आपने टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। ज़मीन के अंदर 4 टाइप के वाटर पाए जाते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, याद है, उसमें आपने कैपिलरी वाटर पढ़ा था। पत्थरों के बीच में जो बारीक बारीक गैप होता है उसमें पानी चढ़ के ऊपर आता है, तो भी किस वजह से चढ़ के आता है, कैपिलैरिटी की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। ये वहाँ पर पढ़े आपने बायोलॉजी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देख, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्बिंग इंक। ब्लॉटिंग पेपर आप लोग यूज़ नहीं किए होंगे। पहले जब फाउंटेन पेन चलती थी ना, फाउंटेन पेन, ये जो आप यूज़ करते हो उसको बॉल पेन बोलते हैं, है ना। पहले फाउंटेन पेन चलती थी, निब वाली, कटी निब वाली, अब तो कोई नहीं यूज़ करता। हम लोग ने यूज़ किया उसको, क्या बोलते रहे, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए वही पेन यूज़ की जाती थी, कैलीग्राफी सीखने के लिए, खुशखत किसी को सीखना रहता था तो वही पेन यूज़ करते। तो पहले जो पेन आती थी फाउंटेन पेन, उसमें इंक डालनी पड़ती थी, इंक की बोतल अलग से आती थी, दवात इंक की बोतल अलग से आती थी, उसको खोल के उसमें इंक भरो, फिर उससे लिखा जाता था, ठीक है ना। तो उस पेन को आप ऐसा भी झटकेंगे ना थोड़ा सा, तो बहुत मजबूत उल्टी करती थी वो पेन, ऐसा इंक बाहर आती थी ना उसमें से घप करके ऐसा। तो किसी के सामने उसको ऐसा झटक दिया ना तो सामने वाला पूरा ऐसा नीला नीला हो जाएगा ऐसा। तो क्या होता था, कई बारी लिखते लिखते ना, पेपर के ऊपर लिखते लिखते ना इंक गिर जाती थी, पेन से ज़्यादा इंक निकल गई, आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, इंक बाहर आ गई, या बाजू में इंक की बोतल रखी थी उस पर हाथ पड़ गया, इंक नीचे गिरी, अब पेज पूरा बर्बाद। तो उस इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पेपर आता था, उसको ब्लॉटिंग पेपर बोलते थे। उसके क्या बोलते थे, बोल, ब्लॉटिंग पेपर। रंग बिरंगे आते थे, येलो, रेड, ऐसे अलग अलग कलर के। तो क्या करने का रहता है, समझ में लिख रहा था पेन से, कहीं पे ऐसा झटका पड़ गया पेन पे, या पेन मेरी नहीं चल रही थी, मैं झटक रहा था, अचानक से ज़्यादा इंक बाहर आ गई और पेपर पे इंक फैल गई। अब मुझे उसको साफ़ करना है, आधा पेज भर गया था, फाड़ के फेंक तो नहीं सकता ना, मुझे उस इंक को साफ़ करने। तो हम लोग ब्लॉटिंग पेपर यूज़ करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर को जहाँ पर इंक गिरी ना, लेकिन ताज़ी ताज़ी होना चाहिए, वो सूख गई तो फिर ख़त्म। जहाँ पर इंक गिरी है ना, वहाँ पे फटाक से वो ब्लॉटिंग पेपर को हम लोग रख देते, थोड़े टाइम में वो पेपर से पूरी इंक एब्जॉर्ब कर लेते। कैसे, कैपिलैरिटी की वजह से। उसमें भी बारीक बारीक स्पेसेस होते थे जो कैपिलरी की तरह बिहेव करते थे, और जब तक वो लिक्विड फॉर्म में इंक वहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर आप उसको रखो, कैपिलरी एक्शन की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो कितनी सारी एग्जांपल दी आपको, देखो कैपिलरी एक्शन की, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, डेफिनेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब, definition of capillary action or capillarity, and some examples of capillarity. Now we have to see the explanation. ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर कैपिलरी राइज हो जा रहा है, यहाँ पर कैपिलरी फॉल हो जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो देखो नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन ही दिया, सबसे पहले किसका एक्सप्लेनेशन दिया थे, कैपिलरी फॉल का, और कैपिलरी राइज का आपको एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। क्यों, उसने ऐसा मान के चला कि अगर मैं फॉल समझा दे रहा हूँ तो बच्चा राइज खुद से समझ ही लेगा, इतना तो कॉमन सेंस उसके पास है, और मुझे पता है आपके पास नहीं। तो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, कैपिलरी राइज भी एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, कैपिलरी फॉल भी एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। क्या पूछा है प्लीज़ उसके हिसाब से आंसर लिखना। पता चला टेक्स्ट बुक का रट्टा मार के गए, क्वेश्चन में पूछा है कैपिलरी राइज समझाने और तुम टेक्स्ट बुक का कैपिलरी फॉल लिख के आ रहे हो,
क्या पूछा है उसके हिसाब से मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैपिलरी फॉल भी समझते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, कैपिलरी राइज भी समझते हैं जो नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत आसान है, जो मैं बातें बता रहा हूँ ना उसको समझ लो, आप अपने ओन वर्ड में लिखो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, चाहे 4 मार्क्स तक क्यों ना, पूरा मार्क्स मिलेगा। आप अपने ओन वर्ड में भी लिखो, कंप्लीट थियरी है, सब लोग बोर्ड पर देखना है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सेस प्रेशर पढ़ाया था, एक्सेस प्रेशर पढ़ाया था ना, तो एक्सेस प्रेशर से पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के बाहर और अंदर प्रेशर का डिफरेंस। तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़े थे कि अगर प्लेन लिक्विड सरफेस है, प्लेन, तो बाहर और अंदर का प्रेशर कैसा रहता है, इक्वल। याद है कि भूल गए? अगर लिक्विड सरफेस प्लेन है तो बाहर और अंदर का प्रेशर कैसा रहता है, इक्वल। लेकिन यही अगर कॉन्केव या कॉन्वेक्स है तो कौन सी साइड पर प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्केव साइड पर। मैंने बताया था चम्मच के खाने वाली साइड पर हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहे और कॉन्वेक्स साइड पर कम। लाइक ऐसा है तो इस साइड पर प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम। ऐसा है तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा, नीचे प्रेशर कम। बस यही दो बातें जो आपको पूरी कैपिलरिटी समझा देगी, यही दो बातें सिर्फ। समझ रहे अच्छे से? तो पहले कैपिलरी फॉल को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिलरी फॉल, देन वी विल सी कैपिलरी राइज, और फिर उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे हम लोग कैपिलरी फॉल। तो लेट से मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड भरा हुआ है which does not wet solid, which does not wet solid। ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी। देखो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा ये पॉइंट, कैपिलरी फॉल की पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है देखो, कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन अ लिक्विड which does not wet solid। तो ये आपको याद रखना है, लिक्विड which does not wet solid। ऐसा लिक्विड लेना है जो सॉलिड को वेट ना करता हो, मतलब उसका मेनिस्कस कैसा बनेगा बोल, कॉन्वेक्स। एग्जाम्पल है इसकी सबसे बेस्ट मर्क्यूरी। तो समझिए बीकर के अंदर मर्क्यूरी भरा है, ये बीकर के अंदर क्या भरा हुआ बेटा, मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसमें कैपिलरी को रखा, इसके अंदर मैंने कैपिलरी को रखा, ठीक है ना। तो लेट्स से दिस इज़ द कैपिलरी, ये कैपिलरी। सर इतनी मोटी दिखा रहा हूँ, जानबूझ के दिखा रहा हूँ, असल में पतली रहती है ना। सो दिस इज़ कैपिलरी, ये क्या है बेटा, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बेटा कि जहाँ जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड का इंटरफेस होता है, जंक्शन होता है, वहाँ पे मेनिस्कस बनता है। कहाँ कहाँ पर इंटरफेस हो रहा है, एक तो सर यहाँ पर हो रहा है इंटरफेस लिक्विड सॉलिड, एक यहाँ पर हो रहा है। तो इन दो पॉइंट पर मेनिस्कस बनेगा। मर्क्यूरी कैसा मेनिस्कस बनाता है, कॉन्वेक्स। तो इधर भी कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, इधर भी कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, पर बीच में प्लेन रहेगा। बीच में कैसा रहेगा बेटा, प्लेन। सेम इधर, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, कैसा बनेगा बोल, कॉन्वेक्स, बीच में प्लेन। सही है। इधर क्या होगा बोल, यहाँ पे भी तो इंटरफेस बन रहा है ना, कैसा बनेगा इधर बोल, कॉन्वेक्स, बीच में नहीं। क्या बीच में, इतनी सी ट्यूब है उसमें बीच में कहाँ से आ गया, इतनी पतली ट्यूब है वो, इतनी पतली ट्यूब है उसमें बीच में कहाँ से आ गया, बीकर चौड़ा था तो उसमें बीच में आ गया। एक ट्यूब ही इतनी पतली है तो उसमें दोनों साइड पर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा और सिर्फ कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन के तैयार होगा, बीच में कुछ नहीं, उसमें प्लेन ही लेना। तो आगे बाद में पढ़ने बैठेगा ऐसा मत सोचना इधर बीच में प्लेन दिखाए थे, यहाँ भी बीच में प्लेन दिखाए थे, इसको गोल काय को दिखाए। अब्बा की फिजिक्स है क्या, क्यों गोल दिखाया, समझ में आ रहा है ना। ये हम लोग बनाए इतना चौड़ा, रियलिटी में इतनी चौड़ी है क्या, बहुत बारीक ट्यूब है तो उसमें प्लेन सरफेस बनेगा नहीं, पूरा ऐसा कॉन्वेक्स ही रहेगा वो। समझ में अच्छे से। तो इसमें जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो पहले आपको ये समझाना है, द मर्क्यूरी विल फॉर्म मेनिस्कस एज अ कॉन्वेक्स शेप, ठीक है ना, इन द बीकर एंड इन द कैपिलरी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब हम लोग 4 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। कितने पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे बोल, 4, ABCD ऐसे 4 पॉइंट्स हम लोग लेंगे। अब कहाँ कहाँ पर है ये पॉइंट्स सब लोग ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट लेट से इधर है, जस्ट अबाउट द लिक्विड आउटसाइड द कैपिलरी, लिक्विड के ऊपर कैपिलरी के बाहर बीकर में, है ना, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। कहाँ पर है बोल, जस्ट बिलो, इधर अंदर बिंदर नहीं, जस्ट बिलो द लिक्विड आउटसाइड द कैपिलरी, ये पॉइंट C। क्या लिखोगे, जस्ट बिलो द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, ये पॉइंट D। ये किधर है बोल, जस्ट अबाउट द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। तो ये 4 पॉइंट आपको कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट A कहाँ पर है बोलिए, जस्ट अबाउट द लिक्विड
आउटसाइड द कैपिलरी। पॉइंट बी किधर है बेटा? जस्ट बिलो द लिक्विड आउटसाइड द कैपिलरी। पॉइंट सी किधर है बोल? जस्ट बिलो द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। और पॉइंट डी किधर है बोल? जस्ट अबव द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। अब आप लोग पूरा लिखना है सर, दो लाइन मत डालना, पूरा लिखना। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब इन चारों पॉइंट के प्रेशर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इन चारों पॉइंट के प्रेशर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए और बी का प्रेशर कितना रहेगा बताओ? ए और बी का प्रेशर कैसा रहेगा? ज़्यादा, कम, बराबर, कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा बोल? प्लेन सरफेस के अक्रॉस है ना वो। अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करा है, लास्ट लेक्चर भी पढ़ाया था। प्लेन सरफेस है, उसके अक्रॉस जस्ट ऊपर जस्ट नीचे कोई 2 पॉइंट रहेंगे तो उनका प्रेशर कैसा रहता है? इक्वल रहता है। रहता है या नहीं रहता है? रहता है ना। तो ए और बी प्लेन सरफेस के अक्रॉस है तो उनका प्रेशर कैसा रहेगा बोल? इक्वल रहेगा। तो इधर ध्यान से देखना, सिंस ए एंड बी आर अक्रॉस प्लेन सरफेस, देयरफॉर ए का प्रेशर और बी का प्रेशर क्या रहेगा बेटा बोल? सेम रहेगा। बोल, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ तक ठीक है? ए का प्रेशर और बी का प्रेशर कैसा है बोल? सेम। अभी ए और डी का प्रेशर बताना। ए और डी का प्रेशर कैसा रहेगा? ए और डी का प्रेशर कैसा रहेगा? अरे सेम ही रहेगा, इतना क्या सोच रहे हो? उधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है, क्योंकि दोनों लिक्विड के अंदर नहीं है, बाहर है। ये भी एयर में मौजूद है, ये भी एयर में मौजूद है। दोनों जगह पर कौन सा प्रेशर लगने वाला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उन दोनों का प्रेशर भी क्या रहेगा बोल? सेम। तो हम लोग लिखेंगे प्रेशर एट ए एंड डी विल ऑल्सो बी सेम एंड इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है? तो ए और डी का प्रेशर भी क्या हो गया बोल? सेम। ए और डी का प्रेशर भी सेम। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख। मैं बोलो ए और बी का प्रेशर भी सेम है, ए और डी का प्रेशर भी सेम है। ध्यान से सुन, इसका प्रेशर सेम, इसका प्रेशर सेम। फिर से इसका प्रेशर सेम, इसका प्रेशर सेम। मतलब इसका और इसका तीनों का प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम। भाई ये दोनों बराबर और फिर ये इसके भी बराबर, तो ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट इज ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और डी का प्रेशर तीनों क्या है बेटा? सेम। यहाँ तक सबको अच्छे समझा? यहाँ तक सबको अच्छे से समझा? इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं सी और डी की। सी और डी की, तो बेटा सी और डी जो है वो प्लेन सरफेस के अक्रॉस नहीं है, बीच में कर्व सरफेस है। तो कौन सी साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है? कॉनकेव साइड पर। कौन सी साइड पर? कॉनकेव साइड पे कौन आ रहा है बोल? सी। तो सी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और डी का प्रेशर कम। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिंस प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज मोर देन कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसीलिए सी का प्रेशर डी के प्रेशर से क्या रहेगा बोल? ज़्यादा। कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और डी साइड का प्रेशर, तो सी का प्रेशर ज़्यादा है, डी का प्रेशर कम है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज़ पढ़े कि डी, बी और ए का प्रेशर क्या है? इक्वल। तो मैं इधर पी डी लिखूँ, पी बी लिखूँ या पी ए लिखूँ, चलेगा ना? क्योंकि डी, बी और ए का प्रेशर क्या है? इक्वल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी सी को ऐसी रहने दे, डी की जगह मैं बी ले लेता हूँ, चलेगा कि नहीं? डी की जगह क्या क्या बोल? बी। कहाँ से हुआ ये? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इससे नतीजा क्या निकल रहा है आपको? पॉइंट सी का प्रेशर ज़्यादा है, पॉइंट बी का प्रेशर कम है। डायग्राम में पॉइंट सी का प्रेशर ज़्यादा है, पॉइंट बी का प्रेशर कम है। इधर प्रेशर ज़्यादा, इधर प्रेशर कम, लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कहाँ से कहाँ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई इधर था, लो इधर था, तो यहाँ का लिक्विड किधर आने लगेगा बोल? बाहर आने लगेगा। यहाँ का लिक्विड कहाँ आने लगेगा? बाहर आने लगेगा। कब तक बाहर आएगा बोल? जब तक दोनों साइड का प्रेशर वापस इक्वल ना हो जाए, तब तक बाहर आते रहेगा लिक्विड। तो अब जो आपको रिजल्ट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना।
यहाँ पे सब कुछ वैसे ही जैसा था, इधर भी सब कुछ वैसे ही जैसी था। यहाँ का लिक्विड बाहर चले गया तो इसका लेवल क्या हो जाएगा बोल, डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से लिक्विड फॉल होता है, इस वजह से लिक्विड क्या होता है बोल। तो कैपिलरी फॉल एकदम अच्छे से समझा, कैपिलरी फॉल एकदम अच्छे से समझा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। कैपिलरी फॉल समझा बेटा एकदम अच्छे से, क्यों लिक्विड का फॉल होता है, समझा ना, समझा सबको अच्छे से। तो ये पूरा आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। कितना सिंपल है, 3 मार्क्स के लिए आता है, सोचो कितना। तो सी का प्रेशर ज़्यादा है, बी का प्रेशर कम है, लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम, लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, that is high pressure to low pressure, that is inside the capillary to outside the capillary, from inside the capillary to outside the capillary। तो यहाँ से अपने को क्या एक्सप्लेन हो गया बोल, कैपिलरी फॉल। यहाँ से क्या एक्सप्लेन हो गया बेटा, कैपिलरी फॉल। आई होप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया, सबको एकदम अच्छे से समझा। अच्छा, ये कब तक होने वाला है कैपिलरी फॉल, जब तक दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो। इसका मतलब ये इतना जो नीचे गया है, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ये इतना जो नीचे गया किसके से नीचे गया, क्योंकि दोनों साइड के प्रेशर में क्या था, फ़र्क। तो इन दोनों के प्रेशर में जो भी फ़र्क होगा उसी को गॉस प्रेशर बोलेंगे। नहीं समझा, PI माइनस PO। ये PC और PB के प्रेशर का फ़र्क असल में PC और PD के प्रेशर के फ़र्क के बराबर ही है ना, हमने D को हटा के B लिखे ना। तो इन दोनों के बीच के प्रेशर का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, PI माइनस PO, गॉस प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में जितना प्रेशर डिफरेंस था उसी को कंपनसेट करने के लिए नीचे गया ना। मतलब ये जितना लिक्विड नीचे गया है, इतने में जितना लिक्विड रहा होगा वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा गॉस प्रेशर के बराबर, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा गॉस प्रेशर के बराबर। समझ जरा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए। C और B के प्रेशर के डिफरेंस की वैल्यू है 10। कितनी बोल, मतलब यहाँ पे 30 प्रेशर है, यहाँ पे 20 प्रेशर है, तो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। जब ये इतना नीचे आ गया तो दोनों साइड का प्रेशर क्या हो गया, सेम, तभी तो रुका ना वो। इसका मतलब जब ये ऊपर था तो जितना ये ऊपर था उसी की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था। एक्स्ट्रा मतलब कितना, 10। तो इतने में जितना लिक्विड आता वही क्या कॉज कर रहा था, एक्स्ट्रा 10 प्रेशर कॉज कर रहा था। तो इस टाइम पर इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, ये इतने लिक्विड कॉलम का प्रेशर उतना ही रहा होगा, तभी तो यहाँ पे आके लिक्विड क्या हो गया बेटा, रुक गया। समझ में आ रहा है। अभी इसको राइज की मदद से भी समझेंगे हम लोग। डोंट वरी, ये कैपिलरी फॉल समझ गया, आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही समझा है, कैपिलरी राइज नहीं समझा, पर हम लोग वो भी करके लिखेंगे। देखो कैपिलरी राइज कैसे होगा, सब लोग ध्यान से देखना। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज कैसे लिक्विड में होता है रे, कैपिलरी राइज कैसे लिक्विड में होता है, वो लिक्विड विच पार्शियली वेट्स सॉलिड। डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए बीकर, ठीक है, ये बीकर, ये रहा लिक्विड। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग लिक्विड वाटर। कौन सा लिक्विड, वाटर, ठीक है ना। ये इसमें कैपिलरी पड़ी हुई, दिस इज कैपिलरी। अच्छा, ऐसे लिक्विड जो पार्शियली वेट करते हैं सॉलिड को, लाइक वाटर, कैसा मिनिस्कस बनाते हैं, कॉनकेव। कैसा मिनिस्कस बनाते बोल, तो यहाँ पे मिनिस्कस कैसा बने, देख, इधर जंक्शन पे कॉनकेव, जंक्शन पे कॉनकेव, बीच में प्लेन, इधर जंक्शन पे इधर जंक्शन पे कॉनकेव, जंक्शन पे कॉनकेव, बीच में प्लेन। यहाँ पर पूरा कॉनकेव रहेगा, बीच में प्लेन रहेगा। क्या बोल, क्यों नहीं रहेगा, समझा ना, क्योंकि इसका बोर बहुत ही फाइन है, प्लेन बनने की जगह ही नहीं मिलेगी इसको, ठीक है। सेम चीज़ है वापस से, दिस इज कैपिलरी ट्यूब। फिर से 4 पॉइंट इमेजिन करो। एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड द लिक्विड, एक पॉइंट just above the liquid outside the capillary, just below the liquid outside the capillary, just below the liquid inside the capillary, just above the liquid inside the capillary, just above the liquid inside the capillary। सेम यही 4 पॉइंट, ठीक है ना। तो यही 6, ये चारों के चारों सेम पॉइंट आपको यहाँ पे वापस से लिखने, ठीक है। आप ए को इधर ले लो, बी को उधर, सी को, कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता, आगे का काम खाली उस हिसाब से करना। समझ अच्छे से। तो डायग्राम बनाए, ये चारों पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए, कौन सा पॉइंट किधर है। अब फिर से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, वापस से कंपैरिजन। शुरुआत तो बिल्कुल सेम होगी, देख कैसे, ए और बी के बीच का प्रेशर क्या रहेगा, क्यों, प्लेन सरफेस के अक्रॉस है, तो ये वाली लाइन एज इट इज आएगी, ए एंड बी आर अक्रॉस प्लेन सरफेस, देयरफॉर पी ए बराबर है किसके,
पीबी के, सही है, सही है। उसके बाद ए और डी का प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम, क्यों, दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है ये भी इधर सेम आएगी, pressure at A and D will be same and both will be equal to atmospheric pressure, therefore PA is equals to PD, that is PA PB के बराबर है, PA PD के बराबर, मतलब तीनों की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब इधर एक फ़र्क आएगा, ये वाली लाइन तो सेम लिखेंगे, प्रेशर ऑन, ध्यान से लिखना, प्रेशर ऑन, कौन से साइड का प्रेशर ज़्यादा रहता है, कॉनकेव ना, कॉनकेव साइड इज मोर देन कॉन्वेक्स साइड, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होता है। इधर एक मिनिस्कस ऐसा बना, कॉनकेव साइड किधर है, ऊपर है, तो किसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, डी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और सी का प्रेशर कम रहेगा, तो डी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सी का प्रेशर कम, तो प्रेशर एट डी ज़्यादा है, प्रेशर एट सी कम है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखे कि डी का प्रेशर, बी का प्रेशर और ए का प्रेशर क्या है, बोल सेम, तो मैं पी डी की जगह और क्या लिख सकता हूँ, पी बी, तो ये आ जाएगा बी का प्रेशर ज़्यादा है किसके, सी की। तो ध्यान दे, बी का प्रेशर ज़्यादा, सी का प्रेशर कम, क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, मतलब आउटसाइड द कैपिलरी से इनसाइड द कैपिलरी की तरफ, ठीक है। और अंदर आएगा तो एक डायग्राम कैसे बनेगा, फिर ये ध्यान से देखना, ये बीकर, ठीक है, कैपिलरी, लिक्विड यहाँ पर था, ठीक है। अब जब अंदर की तरफ जा रहा है लिक्विड, तो इसका लेवल क्या होने लगेगा, बोल बढ़ने लगेगा, अब यहाँ तक आ गया, समझ लिक्विड, ठीक है। तो इधर पे क्या हुआ है बेटा, बोल कैपिलरी राइज, इधर क्या हुआ है, बोल कैपिलरी राइज, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आपको दिख रही है, दिस इज कैपिलरी राइज। तो ये जो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड ऊपर चढ़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड ऊपर चढ़ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका प्रेशर किसके बराबर रहेगा, बोल गॉज प्रेशर के, डिफरेंस के। भाई इधर ज़्यादा था इधर कम था, तभी तो अंदर जाता है ना लिक्विड, कब जाना बंद हो जाएगा, जब दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जो जितना एक्स्ट्रा पानी ऊपर चढ़ा है, इसका प्रेशर यहाँ पे जितना डिफरेंस था उसकी क्या रहेगा, बोल बराबर है, गॉज प्रेशर के बराबर, ठीक है ना। तो इसके आगे भी लिखेंगे सेम ऐसे, लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लिक्विड विल स्टार्ट flowing from high pressure to low pressure, that is high pressure किधर है, बोल high pressure किधर है, अब B पे, B पे मतलब outside the capillary, from outside the capillary, outside the capillary to, बोलो inside the कैपिलरी। तो ये किसका एक्सप्लेनेशन हो गया बेटा, कैपिलरी राइज का, समझा अच्छे से। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन कैपिलरी फॉल इन डिटेल, या एक्सप्लेन कैपिलरी राइज, ऐसा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों होता है कैपिलरी फॉल, क्यों होता है कैपिलरी राइज। तो आपको टेक्स्ट बुक में देखो कैपिलरी फॉल दिया उधर पेज नंबर 42 पे, और फिर उसके बाद सीधा उसने एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल स्टार्ट कर दिया, उसी पेज पे एक नीचे हेडिंग आपकी, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, यानी फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव किया उसने। कैपिलरी राइज को उसने समझाया नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कैपिलरी राइज पूछा नहीं जा सकता है, दोनों सेम ही डेरिवेशन है ना, बस एक स्टेप का फ़र्क है, खाली ये वाली स्टेप का फ़र्क है बस, बाकी सब सेम है। इसलिए उसने कैपिलरी फॉल समझा, राइज को समझा नहीं, लेकिन क्वेश्चन दोनों पे आता है, या तो कैपिलरी फॉल पूछता है या तो कैपिलरी राइज पूछता है। ऐसा भी हो सकता है 4 मार्क्स के लिए दोनों पूछ ले, एक्सप्लेन कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल, आप दोनों एक्सप्लेन करना है, आपको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ईजी है, उतना कुछ मुश्किल नहीं, समझे एकदम अच्छे से। तो अब क्या क्या हो गया अपना, देख कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलरी एक्शन किसको बोलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स, कैपिलरी फॉल का एक्सप्लेनेशन, कैपिलरी राइज का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें एक चीज़ बची, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, यानी ये जो एच है ना, एच, ये एच, इसका फॉर्मूला डिराइव करना आपको, और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल, समझे अच्छे से, ये पूरा लिखो फिर वो कराता। सो नाउ वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है ना। मतलब आसान भाषा में बोले तो एच का फॉर्मूला निकालना है हमको, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। एक्सप्रेशन फॉर
कैपिलरी राइज स्लैश फॉल, यानी कि एच का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आपको ये डेरिवेशन दो तरीके से करके दिखा, सेम फॉर्मूला आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो वहाँ पे मिलेगा आपको मेथड 1 यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, मेथड 2 यूजिंग फोर्सेस। या तो आप प्रेशर को यूज़ करके निकाल सकते हो या तो फोर्स को यूज़ करके निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको डिराइव करके दे रहा हूँ, जो मेथड आपको आसान लगता है आप उससे करना डेरिवेशन। अगर कुछ मेंशन नहीं किया, खाली बोला डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, अब आपकी चॉइस है ना, आपको जो मेथड से करना है करो, है कि नहीं। तो जो मेथड आपको आसान लग रहा है आप उससे करो, लेकिन मेथड बोल दिया यूजिंग फोर्सेस या फिर यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली ऐसा मेथड स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन स्पेसिफाई किया तो आपको उसी मेथड से करना है। देखने जाए तो दोनों ही मेथड आसान है, लेकिन आपको जो ज़्यादा आसान लगता है आप उससे कर सकते हो, ठीक है ना। बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। सबसे पहला मेथड हम लोग कर रहे हैं यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। आपस से डायग्राम याद करेंगे सब लोग। इधर देखो, ये कंटेनर है, ये इसके अंदर लिक्विड। अब वो चाहे आप कैपिलरी राइज का डायग्राम बना लो या कैपिलरी फॉल का, फॉर्मूला दोनों से सेम ही आने वाला है। लेट्स से मैं राइज का डायग्राम बना लूँ, कैपिलरी राइज का, ठीक है ना। ये अंदर कैपिलरी रखी हुई, ठीक है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कैपिलरी राइज होती है कब तक लिक्विड ऊपर भरते जाता है, जब तक जो एक्स्ट्रा लिक्विड आया है कॉलम के अंदर उसका प्रेशर एक्सेस प्रेशर के क्या ना हो जाए, बराबर। तो सब बोर्ड पर देखना बेटा, पहले ऐसा कुछ रहेगा, इधर पे इधर कॉनकेव, इधर कॉनकेव, यहाँ पे प्लेन, इधर कॉनकेव, इधर कॉनकेव, यहाँ पे प्लेन, सही है ना। और इधर बीच में भी क्या रहेगा बेटा, कॉनकेव। अब कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कम। तो इन दो पॉइंट के प्रेशर का जो डिफरेंस रहेगा PI माइनस PO, ध्यान से देखना, PI माइनस PO वो बराबर होगा किसके, ज़रा ध्यान से देखना, वो बराबर होगा किसके, जब ये लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक आ जाएगा लिक्विड, तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना बेटा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना है, H। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना है, देख H, इस लिक्विड कॉलम के प्रेशर के। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ना, देख एक्सेस प्रेशर अक्रॉस लिक्विड सरफेस इन कैपिलरी। कैपिलरी के सरफेस के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसके बराबर होगा क्या, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम इन या कॉलम ऑफ हाइट H। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड जितना चढ़ के गया है, इतने लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर रहेगा वही असल में जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर था उसके बराबर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेस प्रेशर को हम लोग कैसे लिखते हैं, PI माइनस PO। लिक्विड कॉलम का प्रेशर, इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर वही फॉर्मूला डिराइव किए थे, ρGH, याद है ना, ρGH। यहाँ पर रो क्या बेटा, लिक्विड की डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H ये हाइट। अब बात करते हैं PI माइनस PO, इसका भी तो फॉर्मूला है ना अपने पास, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, लास्ट लेक्चर में निकाले थे। PI माइनस PO क्या होता है बोल, 2T/R। ड्रॉप के लिए क्या रहता है, 2T/R। वहाँ पे R कौन होता है बोल, R कौन होता है, ड्रॉप का रेडियस। इधर ड्रॉप की तरह कौन बिहेव कर रहा है, कॉनकेव सरफेस आपको किधर दिख रहा है, देख दिस इज द कॉनकेव सरफेस ना। तो इधर ड्रॉप की तरह ये कॉनकेव सरफेस बिहेव कर रहा है। अगर आप इमेजिन करो तो ऐसा कुछ एक ड्रॉप होगा ना, जिसका ये थोड़ा सा पार्ट है, तो इसका जो भी रेडियस रहेगा, समझो ये इसका रेडियस कैपिटल R, कितना बेटा, कैपिटल R, वो इधर आए। तो PI माइनस PO किसके बराबर रहेगा, देख PI माइनस PO बराबर रहेगा, PI माइनस PO बराबर रहेगा 2T बाय रेडियस ऑफ द ड्रॉप। रेडियस ऑफ द ड्रॉप को हमने क्या लिया बेटा, R, तो यहाँ आएगा 2T बाई कैपिटल R इंटू ρGH। अब ये कैपिटल R आपको कभी नहीं देगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा जो मिनिस्कस बन रहा है अगर वो ड्रॉप होता तो उसका ये रेडियस होता, ये कभी नहीं देगा आपको बस एक रेडियस दिया रहेगा, पता है कौन सा, कैपिलरी का रेडियस। कौन सा रेडियस बोल, कैपिलरी का रेडियस आपको हमेशा दिया रहेगा, और कैपिलरी के रेडियस को हम लोग स्मॉल r से दिखाते, किससे दिखाते बोल, स्मॉल। तो अपने को कैपिटल R को हटा के स्मॉल r को लेके आने का, कैपिलरी का रेडियस लेके आने का। तो देखो मैं कैसा लेके आ रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं, सिर्फ ये टॉप वाला। हाँ, ये कैपिलरी है बेटा, व्हाट इज दिस, कैपिलरी, ठीक है।
ये कैपिलरी है, इसमें कॉनकेव सरफेस, सही। अभी हमने देखे कि ड्रॉप का जो रेडियस है, लाइक ये सेंटर है, अगर ये सेंटर अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना है बोल, कैपिटल आर। अभी देखे ना ड्रॉप का रेडियस कितना है बेटा, ये कॉनकेव सरफेस का रेडियस कितना है बोल, कैपिटल आर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल आर कौन बेटा है, रेडियस ऑफ कॉनकेव सरफेस, रेडियस ऑफ कॉनकेव सरफेस। स्मॉल आर किसको लिया हमने बोल, स्मॉल आर किसको लिया हमने, रेडियस ऑफ कैपिलरी। स्मॉल आर किसको लिया बेटा हमने, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो देखिए ये कितना रहेगा बताना जरा मुझको, ये सेंटर है, ये कितना रहेगा बोल, स्मॉल आर ना, ये पूरी कैपिलरी है, ये उसका रेडियस है स्मॉल आर। तो ये मेनिस्कस के कर्वेचर का रेडियस और ये कैपिलरी का रेडियस, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत में 1-2 लेक्चर पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ाया था, याद है एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक बार याद करते हैं सर, लिक्विड का और सॉलिड का जहाँ पर कांटेक्ट हुआ है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर बनाया जाता है एक टेंजेंट। ये टेंजेंट सॉलिड के साथ लिक्विड के अंदर जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। तो ये एंगल कितना है देख, थीटा है, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। अब ज़रा याद करना, आपने 10th में एक थ्योरम पढ़ा है, कहाँ ही याद रहेगा आपको, मैं याद करा देता हूँ, इधर देख, इधर ध्यान से देखना। 10th में आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि जब भी सर्कल को किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जाता है तो वो उस सर्कल के रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जब भी सर्कल को किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया जाता है तो सर्कल के रेडियस को हमेशा क्या रहता है बेटा, परपेंडिकुलर। टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रेडियस। ममास की होमोदियत का मसला, ये 10th में था, तुम लोग को भूल गए तो याद कर लो। सर्कल को बनाया गया टेंजेंट, उसके रेडियस को हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। व्हाट इज दिस, ये क्या है, टेंजेंट, ये है सर्कल, ये कौन है, सर्कल का रेडियस। तो ये दोनों कैसे रहेंगे बोल, 90 डिग्री पर। तो ध्यान से देखना, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये कैसा रहेगा बोल, 90 डिग्री। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जा रही है, जा रही है नहीं, जा रही है ना, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जा रही है, ठीक है, ये थीटा है, करेक्ट, ये थीटा है, देख रहे हो। और ये जो टेंजेंट है इस रेडियस को है क्या बेटा, 90 डिग्री पर। रेडियस को क्या बोल, ये रेडियस को क्या है वो 90 डिग्री पर, ठीक है ना। ये थीटा, ये 90, ये कितना रहेगा बोल, जल्दी बोल, ये कितना रहेगा, जल्दी बोलना, ये कितना रहेगा, इतना मत सोचो। एक लाइन पर टोटल जो एंगल बनता है वो 180 बनता है ना। अब उसमें ये तो 90 हो गया, बचा कितना, बचा कितना, पूरा 180 होना चाहिए। मैं जो पूछा उसका जवाब दो, पूरा कितना होना चाहिए, 180। उसमें से ये 90 हो गया, बच गया कितना, 90। उस 90 में से ये थीटा हो गया, बचा कितना, 90 माइनस थीटा ना। तो ये एंगल कितना रहेगा बोल, 90 माइनस थीटा। ये एंगल रहेगा सर 90 माइनस थीटा। कैसे समझा रे, ये 90 है, 180 में से 90 निकाल दो, कितना बच गया, 90। उस 90 में से ये कितना है, थीटा, तो 90 में से थीटा निकाल दो, कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है कितना है बोल, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, पहला एंगल 90 डिग्री है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90। अब मुझे ये पता करना है कितना है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें ये 90 है, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 ना। तो उसमें ये 90 माइनस थीटा है। इस वाले को अगर मैं x मान लूँ तो दोनों मिला के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। प्लस 90 दोनों साइड पर है, कैंसिल, ये माइनस थीटा उधर गया तो प्लस थीटा, तो x की वैल्यू कितनी है, थीटा। मतलब ये एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। उसका एक्सप्लेनेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे। बाकी आया कहाँ से, समझा रहे, ज्योमेट्री है उसके पीछे। ये टेंजेंट है, ये रेडियस, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा आना ही चाहिए, तभी 180 होगा, वरना नहीं होगा। उसका पूरा ये एक्सप्लेनेशन है, आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा बोल, थीटा रहेगा। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल बना है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल थीटा है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के एडजेसेंट में कौन है, स्मॉल आर। हाइपोटेनस 90 के सामने कौन है, कैपिटल आर। अपने को कैपिटल आर को हटाने का था ना, यहाँ से हटेगा, कैपिटल आर को इधर ले लो, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में,
पुट इन इक्वेशन नंबर 1. क्या बनेगी इक्वेशन 1? ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी बेटा? 2t बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर की जगह पर क्या है बोल? स्मॉल आर बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रो जी एच. ये स्मॉल आर बाय कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बाय स्मॉल आर, उल्टा हो जाएगा ना. स्मॉल आर बाय कॉस थीटा को ऊपर लेंगे तो कॉस थीटा बाय स्मॉल आर. बचा क्या? रो जी एच. किसका फॉर्मूला निकालना था? एच का. ये रो और जी इधर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई. यहाँ आएगा तो डिवाइड. एच का फॉर्मूला देख, एच इज इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा बाय रो जी आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल. एच कौन है यहाँ पर बोल? एच कौन है? कैपिलरी राइज या फॉल, जितना कैपिलरी ऊपर राइज हुआ है जितना फॉल हुआ है. टी कौन है? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. अंदर जो लिक्विड भरा है उसका सरफेस टेंशन. थीटा कौन है? व्हाट वाज थीटा ओवर हियर? थीटा कौन था? एंगल ऑफ कांटेक्ट. थीटा कौन है? एंगल ऑफ कांटेक्ट. रो लिक्विड की डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द कैपिलरी. रेडियस ऑफ द कैपिलरी. ये पहला तरीका है इसको डिराइव करने का. समझा? इसमें मेन मुद्दा ये है कि जितना कैपिलरी राइज या फॉल होता है उसका जो प्रेशर होता है वो एक्सेस प्रेशर के क्या होता है? बराबर. एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ, लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो जी एच, पी आई माइनस पी ओ बराबर होता है 2t बाई आर. तो यहाँ पर कर्व का रेडियस लेना पड़ेगा जो कितना लिया हमने? कैपिटल आर. तो यही वाले डायग्राम को रिटर्न बनाया, कैपिटल आर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर किया. ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है. कैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया किसके. ठीक है ना. कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा इसमें पुट कर दिया, फॉर्मूला गया, खत्म. समझा? अब यही सेम फॉर्मूला आप एक तरीके से और निकाल सकते हो. पहला मेथड क्या यूज़ करने? यूजिंग प्रेशर डिफरेंस. दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग फोर्स. यूजिंग फोर्सेस. मेरे को एक बात बताना बेटा, मेरे को एक बात बताना, ये जो लिक्विड है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ के ऊपर गया, हाँ या ना? ये जो लिक्विड है अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ के ऊपर गया, तो जो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड इसमें भरा है क्या इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होगी? कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी. तो नीचे इसके ऊपर ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाह रही है, तो कोई तो ऐसा एक फोर्स होगा इसमें जो कहाँ होगा? ऊपर, जो ग्रेविटी की वजह से लगने वाले फोर्स के एक्जैक्टली इक्वल है. तभी ये लिक्विड का कॉलम यहाँ पर रुका हुआ है, वरना ये रुकता क्या? इधर नहीं. अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ के ऊपर गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई तो फोर्स ऊपर होगा ना. वो फोर्स कौन सा? वही निकाल लो, उसको ग्रेविटी के फोर्स से इक्वल कर देंगे, अलग फॉर्मूला आ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो कैसे कर रहा हूँ मैं बोर्ड पर देख सब लोग. अभी मैं सिर्फ कैपिलरी को बना रहा हूँ, हम ड्राइंग कैपिलरी ओनली. ठीक है ना. या पूरा बीकर वगैरह ले लेते थे. देखिए बीकर, ये कैपिलरी, ठीक है, कॉनकेव सरफेस. अब यहाँ से चढ़ के लिक्विड यहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, तो कोई तो फोर्स होगा जो इसको क्या कर रहा है बेटा? बैलेंस. अच्छा, ऊपर लिक्विड जो रहेगा, अगर आप ऊपर से ऐसा देखोगे कैपिलरी में लिक्विड, ऊपर से देखने में आपको सर्कुलर दिखे. कैसे दिखेगा बोल? सर्कल. तो इसको सर्कल को कंप्लीट करो, देखने ऐसा रहेगा ना लिक्विड. अब बात करते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस पे कौन सा फोर्स आता है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आता है या नहीं आता है? आता है ना. सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है बोल? टेंजेंशियल. सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे एक्ट करता है? टेंजेंशियल. एक लाइन ड्रॉ की थी, उसको सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे आता है? टेंजेंशियल. सरफेस टेंशन का फोर्स ऑलवेज एक्ट एज टेंजेंशियल. तो इधर पे दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ मैं, समझ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर. तो दोनों पे सरफेस टेंशन का फोर्स कैसा लगेगा? टेंजेंशियल. तो देख, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा सरफेस टेंशन का फोर्स, टेंजेंशियल. यहाँ पे भी ऐसा लग रहा होगा सरफेस टेंशन का फोर्स, टेंजेंशियल. क्या खाली इन्हीं दो पॉइंट पे लग रहा होगा? पूरे सरकमफ्रेंस पे लग रहा होगा ना. पूरे सरकमफ्रेंस, इधर उसके सामने, इधर इसके सामने, इधर इसके सामने, पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर ये सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा. अब अपने पास सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो. सरफेस टेंशन, ध्यान से देखना, सरफेस टेंशन कैपिटल टी बराबर होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको हम लोग किससे दिखा रहे थे? एफ टी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, डिवाइडेड बाय लेंथ ओवर विच द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज एक्टिंग. याद है ना? टी इज इक्वल्स टू एफ बाई एल. यही फॉर्मूले से तो डेफिनेशन आया था ना. तो सरफेस टेंशन किसके बराबर होता है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग. ये सरफेस टेंशन का फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है? पूरे सरकमफेरेंस पे एक्ट कर रहा है. तो ये लेंथ की जगह पर क्या आएगी बोल? सरकमफेरेंस. सिंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज एक्टिंग all over the circumference. सही है ना? तो लेंथ जो रहेगा, लेंथ किसके बराबर रहेगा बोल? सरकमफेरेंस के बराबर रहेगा.
लेंथ किसके बराबर रहेगा, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, इसका रेडियस कैपिलरी का रेडियस रहेगा ना असल में, इसका रेडियस क्या रहेगा बोल, कैपिलरी का रेडियस 2 पाई आर। तो अब बताना कैपिटल टी क्या हो जाएगा फिर, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू एफ टी बाय लेंथ की जगह पर क्या आएगा बोल, 2 पाई आर। यहाँ से एफ टी को अकेला करो, ये 2 पाई आर इधर आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू कैपिटल टी। ये किसकी वैल्यू है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसकी वैल्यू है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सर वो फोर्स कहाँ है जिसके बारे में आप थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि कोई तो ऊपर फोर्स रहेगा जो वेट फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, वाला फोर्स किधर है सर। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना। इधर सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट बना। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है वो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इधर बनाएंगे टेंजेंट, तो यही लाइन पे आएगा ना टेंजेंट, क्योंकि ये भी टेंजेंशियल फोर्स ही है, तो यही लाइन पे आएगा टेंजेंट। ऐसा दिख रहा है, ये टेंजेंट है, एक ने बोल टेंजेंट है। टेंजेंट और सॉलिड के बीच में लिक्विड के अंदर ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। आप नोटिस करो इधर एक्स दिख रहा है आपको, ऐसा एक्स दिख रहा है एक्स, तो एक्स में आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं, सेम। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, सिमिलरली ये भी कितना रहेगा, थीटा। एक फोर्स को लो, सबको लेने की जरूरत नहीं, इसको लेते, खाली इसको लेते। अब ये थीटा दिख रहा है, एफ टी को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना, एफ टी को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो। रिजॉल्व करो, क्या आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा बोल, एफ टी कॉस थीटा, क्योंकि वो थीटा के साथ है और ये थीटा से दूर है, तो ये क्या रहेगा बोल, एफ टी साइन थीटा। एग्जैक्टली सेम अगर यहाँ पे थीटा लोगे तो इधर भी 2 कंपोनेंट आएगा, एफ टी साइन थीटा और ऊपर एफ टी कॉस थीटा। ये वाले एफ टी साइन थीटा का डायरेक्शन देख, ये वाले एफ टी साइन थीटा का डायरेक्शन देख, अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेगा बोल, कैंसिल करेगा या बैलेंस करेगा। एफ टी कॉस थीटा किधर है, ऊपर, इसको नीचे कौन बैलेंस कर रहा होगा, वेट फोर्स। ये इतने लिक्विड कॉलम का वेट फोर्स, इतने लिक्विड कॉलम का जो भी वेट फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो इसको बैलेंस कर रहा है। समझ अच्छे से, यानी वेट फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है बोल, सरफेस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट। किससे, सरफेस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट से। तो हम लोग इधर लिखेंगे रिजॉल्विंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, we get ft sin theta and ft cos theta, ठीक है ना। ft sin theta क्या हो जा रहा है बेटा, बैलेंस हो जा रहा है ना। ft sin theta is balanced by horizontal component of ft acting diametrically opposite। मतलब समझा क्या इसका क्या लिखा है, मतलब समझ कि जो एफ टी साइन थीटा है ये अपने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, एफ टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। बचा कौन, वर्टिकल कंपोनेंट। देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी कॉस थीटा balances weight of liquid column which has which is of height, डायरेक्ट लिखो, लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। ये जो h लिक्विड कॉलम, हाइट h लिक्विड कॉलम जो चढ़ गया है, इसमें जो वेट है लिक्विड का उसको ये एफ टी कॉस थीटा क्या कर रहा है बेटा, बैलेंस कर रहा है। तो इसको ऐसा लिखेंगे ना, एफ टी कॉस थीटा बराबर है किसके, एम जी के। वेट किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है ना। अब एफ टी का फॉर्मूला निकाले थे, अभी क्या आता है बोल, एफ टी का फॉर्मूला क्या है बोल ना, 2 पाई आर कैपिटल टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। किसका फॉर्मूला चाहिए अपने को, एच। इसमें एच का है, अभी तक एच आया ही नहीं, तो अब लेके आते हैं एच को, अब लेकर के आते हैं बेटा एच को, ये मास के जरिए। ये इतना जो लिक्विड कॉलम दिख रहा है आपको, कौन से शेप का दिख रहा है बोल, ये इतना लिक्विड कॉलम सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है ना। कौन से शेप का दिख रहा है बोल, सिलेंड्रिकल। सब बोर्ड पर देखना बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है देख, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम वी, क्या फॉर्मूला होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस में कौन है इधर, सर्कल, सर्कल का एरिया
पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये सिलेंडर का क्या बेटा? वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है बोल? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा बोल? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या हो जाएगा बोल ना? इधर आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? वॉल्यूम की जगह पर क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मैं मास की जगह पर क्या रख सकता हूँ? देख, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मास की जगह पर क्या रख सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पुट इन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो। क्या बनेगा देख? 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। एम की जगह पर क्या है बोल? पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। क्या क्या कैंसिल हो रहे थे? किधर रो आएगा? हाँ सॉरी, ये रो आएगा ना इधर। रो मत, रो लिख दिया ले। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहे थे? इधर आर और इधर स्क्वायर कैंसिल। अब एच को अकेला करो, ये एच को अकेला करो। क्या बचा इधर? 2 टी कॉस थीटा। और ये आर जी और रो इधर आके डिवाइड करेगा, रो जी आर। वहाँ पे बचा कौन खाली? एच। है सेम फॉर्मूला, 2t cos थीटा बाय रो जी आर, 2t cos थीटा बाय रो जी आर। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? तो आप दोनों तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। आपको ऐसे डिराइव करना है, ऐसे डिराइव करो, ऐसे डिराइव करना है, ऐसे डिराइव करो, जो आपको आसान लगता है। सब में अच्छे से। बस यहाँ पर कौन सी चीज़ किसको दिखा रही वो आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है ना? एच क्या है बेटा? या सबसे पहले आर क्या है बोल? आर, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है ना? जी कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वो नहीं दिया है तो आप क्या लोगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दिया हुआ है तो जितना दिया रहेगा उतना रहेगा। कभी कभी 10 देता है ना वो, तो जब दिया रहेगा तो जो दिया है वो लेना है। रो क्या है बोल? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अंदर जो लिक्विड भरा उसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है ना? टी क्या है? व्हाट इज टी? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है ना? थीटा कौन है? थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा कौन है बोल? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एच कौन है? एच कैपिलरी राइज या फिर फॉल। कैपिलरी कितनी राइज है या कितनी फॉल है। आप जरा ध्यान से दिखाएं इधर। तो एच दो केस में आता है। एक कैपिलरी राइज के केस में आता है, जब कैपिलरी राइज हो जैसा यहाँ पर हो रही है, और एक कैपिलरी फॉल के केस में आता है। सही है? कैपिलरी राइज कब होता है? जब कॉनकेव मेनिस्कस बने। कैपिलरी राइज कब होता है बोल? कैपिलरी राइज कब होता है रे? कॉनकेव मेनिस्कस के केस में। मेनिस्कस कल का लेक्चर याद करना बेटा। कॉनकेव मेनिस्कस में टीटा एक्यूट बनता है या ऑब्ट्यूज? एक्यूट ना, इधर पे भी दिख रहा है साफ साफ देख। कॉनकेव मेनिस्कस में टीटा कैसा बनता है? एक्यूट। और अगर टीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा क्या रहेगा बोल? पॉजिटिव रहेगा। थीटा एक्यूट रहेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो एच की वैल्यू भी कैसे आएगी? प्लस में आएगी। एच की वैल्यू भी कैसे आएगी? प्लस में आएगी। यही अगर कैपिलरी फॉल हुआ है तो कैपिलरी फॉल में मेनिस्कस कैसा रहता है? कॉन्वेक्स। कैसा मेनिस्कस रहता है बोल? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब याद करो लेक्चर, कल का लेक्चर। जब कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है तो टीटा कैसा बनता है? ऑब्ट्यूज। टीटा कैसा बनता है बेटा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा। अगर टीटा ऑब्ट्यूज बना है, ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा बना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस क्या रहेगा? कॉस थीटा कैसा रहेगा बोल? नेगेटिव। और अगर कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो एच का आंसर भी नेगेटिव आएगा। ये वो चीज़ है जो आपका न्यूमेरिकल गलत कर देगी अगर नहीं समझोगे तो। जब भी कैपिलरी राइज हुआ है ना, तो एच का आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। और थीटा कैसा होना चाहिए? एक्यूट। समझ, थीटा तुमको दिया है और एच निकालने बोला तो आंसर कैसा आना चाहिए? प्लस में ही आना चाहिए। और अगर कैपिलरी फॉल हो रहा है, नहीं लिखा है उधर, फॉल नहीं लिखा है, हाँ ये बोल दिया है अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, या मर्क्यूरी बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा तो फॉल होगा। वो सब आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सुन जरा, अगर कैपिलरी फॉल हो रहा है, टीटा आपको दिया हुआ है, एच निकालना है। टीटा कैसा दिया रहेगा? 90 से ज़्यादा। और एच का आंसर किस में आना चाहिए? माइनस में। प्लस में आ रहा है मतलब रॉन्ग कर रहा हूँ।
या समझ तुमको एच दिया और थीटा निकालना है, तो अगर कैपिलरी राइज है एच जो भी दिया रहेगा उसको वही लेंगे। ध्यान से सुनो, अगर कैपिलरी राइज है एच जो भी दिया रहेगा उसको वही लेंगे, प्लस में लेंगे, और थीटा का आंसर किस में आना चाहिए, एक्यूट मतलब 90 से कम आना चाहिए। लेकिन अगर कैपिलरी फॉल है आपको एच प्लस में ही दिया रहेगा, 2.5 मीटर फॉल, 2.5 मिलीमीटर फॉल हो गया, ऐसा प्लस में ही दिया रहेगा, पर आपको जानबूझ के उसको किस में लेना है, माइनस में, ताकि थीटा कैसा है बोल, ऑब्ट्यूज है। तो इसको याद रखना, कैपिलरी राइज में एच पॉजिटिव होता है, कैपिलरी फॉल में एच नेगेटिव। कैपिलरी राइज में थीटा एक्यूट रहना चाहिए, कैपिलरी फॉल में थीटा ऑब्ट्यूज रहना। ये समझा? यहाँ पर पूरा डेरिवेशन हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल करना, लिखो फिर न्यूमेरिकल करते, ठीक है। नंबर 43 एग्जाम्पल 2.7। क्या दिया हुआ देखो, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁴ मीटर। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दिया है, मतलब स्मॉल आर दिया है ना, कैपिलरी के रेडियस को क्या लेते हैं हम लोग, स्मॉल आर। कितना दिया स्मॉल आर, 5 × 10⁻⁴ मीटर। आगे देखेंगे बेटा, इज इमर्ज इन अ बीकर फिल्ड विथ मर्क्यूरी। इसको किस में इमर्ज किया जा रहा है, किस में डाला जा रहा है, मर्क्यूरी में। तो आगे कुछ भी पढ़ने से पहले मेरे को बताओ, राइज होगा या फॉल होगा, फॉल होगा, मर्क्यूरी है ना, तो फॉल होने वाला होता है, ठीक है ना। द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 × 10⁻³ मीटर बिलो द लेवल ऑफ द रिजर्वायर। मतलब मर्क्यूरी के बीकर के लेवल से जो कैपिलरी के अंदर मर्क्यूरी का लेवल है वो कितना नीचे पाया गया बोल, 8 × 10⁻³ तो क्या दिया ये 8 × 10⁻³ एच दिया, कितना नीचे फॉल हुआ है, तो एच दिया हुआ है अपने को 8 × 10⁻³ मीटर। अब ज़रा ध्यान से देखो, इधर कैपिलरी राइज नहीं हुआ है, कैपिलरी फॉल हुआ है, तो जब भी कैपिलरी फॉल होता है तो हम लोग एच की वैल्यू माइनस, अब ये माइनस उधर दिया नहीं आप, ये आपको लेना है, समझा। तो नेगेटिव क्यों आया, समझा ना बेटा, कैपिलरी फॉल हो रहा है इसीलिए नेगेटिव आया, ठीक है। आगे देखेंगे, डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड द ग्लास। क्या निकालना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थीटा। डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मर्क्यूरी एंड द ग्लास। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन दिया है T 0.465 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। एंड इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी दिया है रो, कितना दिया है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना लेने बोला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन। तो चाहे कैपिलरी राइज हो या कैपिलरी फॉल, दोनों का सेम ही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, H = 2T cos थीटा बाय ρg/r या ρrg, ठीक है ना। अब थीटा निकालना है ना, उसको अकेला करते ही इधर ले लो, H ρg/r डिवाइड बाय 2T = cos थीटा। सबका वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा = H, हाउ मच इज H, -8 × 10⁻³ रो 13.6 × 10⁻³ g 9.8 r 5 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2 टेंशन 0.465। करेक्ट है। ये 2 से 8 कट गया, कितना गया 4, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा -20 × 13.6 × 9.8 डिवाइडेड बाई, ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.465 इंटू 10⁻³ +3 या +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -4। इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लॉग से, पहले एंटी लॉग बाहर फिर अंदर लॉग। ये माइनस को ऐसे रहेगा, ये माइनस ऐसे रहेगा, बाहर एंटी लॉग अंदर लॉग लगेगा, log of 20 plus log 13.6 minus plus log 9.8 minus log 0.465। अब पूरे से बाहर 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई। अब ये सबका लॉग देखेंगे, ये प्लस होगा
ये माइनस होगा और फिर उसका क्या देखेंगे एंटी लॉग। मैं डायरेक्ट नंबर बता रहा आपको कितना आएगा, कितना तो कर ही लोगे ना आप, ठीक है ना। कॉस थीटा कितना आएगा देख, माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 20 इंटू 13.6 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 0.465, वैल्यू आ रही है बेटा इसकी 5.732 इंटू 10⁻⁻3। कितनी आ रही बोल, 5.732 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻4। अब बताओ ये -4 + 3 कितना आएगा, -1, तो कॉस थीटा आएगा -5.732 इंटू 10⁻⁻1। इस -1 के से पॉइंट एक नंबर और पीछे चला जाएगा, क्या बनेगा देख, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -0.5732। अब अपने को थीटा निकालना है, क्या निकालना है अपने को, थीटा। तो जाहिर सी बात है कॉस उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेज सकते आप ये कॉस उधर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है देख, माइनस। ये माइनस को पहले कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये माइनस हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या बन जाएगा देखिए, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 0.5732। सही है। अब कॉस उधर नहीं जा सकते क्योंकि उसके साथ में क्या आ गया है, माइनस। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग अलाइड एंगल की हेल्प, किसकी हेल्प लेंगे बोल, अलाइड एंगल। तो बेटा कॉस है ना, कॉस नेगेटिव कब होता है बोल, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, सेकेंड और थर्ड में। लेट्स से सेकेंड क्वाड्रेंट उठा के चल रहा हूँ, क्योंकि अपने को 0 से 180 के बीच में ही थीटा का आंसर आएगा, उसके आगे नहीं आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा 90 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा रहता है बेटा, नेगेटिव। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कितना एंगल होता है बोल, यहाँ पे 180 या पाए, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, माइनस थीटा ना, सही है। तो देखिए इसको मैं कैसा लिखूंगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, सही है क्या, क्यों देख, क्यों चेक कर जरा, यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा देख, 180 है ना बेटा, तो कॉस का कॉस आएगा और थीटा की यहाँ पर थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव माइनस, तो मैं माइनस कॉस थीटा की यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। इधर क्या बचा बोल, 0.5732। अब ना इससे पहले माइनस है ना इससे पहले माइनस, हल हो गया माइनस का मसला। अब ये 180 माइनस थीटा को ऐसे ही रहने दो, ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.5732 निकालो लॉग टेबल और कॉस के टेबल पे जाओ जल्दी, लॉग टेबल निकालेंगे सब लोग और कॉस के टेबल पे जाएंगे। नेचुरल कोसाइन, ना लोगैरिथमिक नहीं, नेचुरल कोसाइन। 5732 को ढूंढो उसमें, हाँ मैं भी दिख रहा हूँ, 5736 है, कितने डिग्री पे देख, 55 डिग्री 0 मिनट, 5736 है, और उसके बाद सीधा क्या है फिर 5721 है। कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करोगे बोल, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करोगे बोलो ना, 5736, अपने को 32 चाहिए ना, तो उससे बड़े नंबर को सेलेक्ट करो, क्या है उससे बड़ा नंबर 0.5736, कितने डिग्री कितने मिनट पे, 55 डिग्री 0 मिनट, 55 डिग्री 0 मिनट, ठीक है ना। अपने को चाहिए क्या बेटा, 0.5732 चाहिए ना, माइनस करो कितना बच रहा है 4, कितना बच रहा है बोल 4। अब ये 4 कितने मिनट पे देख, ये 4 कितने मिनट पे उसी लाइन में नहीं है, उससे करीब का कौन है 5 कितने मिनट पे बोल 2 मिनट, तो ये कितना हो गया 55 डिग्री 2 मिनट, कितना हो गया बोल 55 डिग्री 2 मिनट। ये इसका 180 माइनस थीटा का आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बोल 180 माइनस थीटा का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, अभी ख़त्म नहीं हुआ है देख रहे, इसको लिखते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा देखिए 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 55 डिग्री 2 मिनट, सही, ठीक है। आगे देखो सब लोग। अच्छा ये कॉस है इसीलिए बड़ा नंबर सेलेक्ट किया, साइन या टैन रहता तो छोटा नंबर सेलेक्ट करते, याद है ना, ठीक है। कॉस है इसलिए बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बेसिक्स में लॉग के सिखा चुका हूँ। तो 55 डिग्री 2 मिनट आया, अपने को निकालने का क्या था,
थीटा निकालने का था, तो ये माइनस थीटा जो है ये उधर जाएगा तो प्लस थीटा, ये 55 डिग्री 2 मिनट प्लस में, यहाँ पे आएगा तो माइनस में। तो 180 डिग्री में से 55 डिग्री निकाल दे, कितना बचेगा बोल? 17 में से 5 गए 12, कितना बचा बोल? 125 डिग्री। तो 180 में से 55 डिग्री निकाला तो कितना बचा? 125। सही है, 125 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 124 डिग्री और 1 डिग्री, नहीं समझा? 125 मतलब 124 और 1, ये 1 मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। ये 60 मिनट में से 2 मिनट माइनस कर दे, कितना बचेगा? बोलना कितना बचेगा? 58 मिनट। तो आंसर आ रहा है 124 डिग्री, ध्यान दें, 124 डिग्री 58 मिनट। और सुनो, कैपिलरी फॉल हुआ है, फॉल, तो थीटा ऑब्ट्यूज आना ही चाहिए। अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो। और कब आता मालूम है थीटा ऑब्ट्यूज नहीं आता? कब मालूम? जब आप ये एच को माइनस में लेना भूल जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये एच को माइनस में नहीं लेते तो आखिर तक कहीं पे माइनस आता ही नहीं, आप डायरेक्ट कॉस इनवर्स लेते, आपका आंसर आता है 55 डिग्री 2 मिनट, जो कि रॉन्ग रहता है। ऑब्ट्यूज आना ही चाहिए फॉल हुआ है तो। और ऑब्ट्यूज कब आएगा? जब आप एच को कैसे लोगे बेटा? नेगेटिव लोगे। समझे अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.7। अभी आएंगे सब लोग एक्सरसाइज पे, आगे बेटा। पहले एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन दिया है कैपिलरी का, एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 देखेंगे बेटा सब लोग। एमसीक्यू नंबर 2 देखो क्या दिया। 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर। 2 कैपिलरी ट्यूब है, दोनों का रेडियस दिया है। एक का है 0.3 सेंटीमीटर, है ना, पहले का है 0.3 सेंटीमीटर और दूसरे का है 0.6 सेंटीमीटर। पूछा क्या? देख, व्हाट हैज बीन आस्क्ड, आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। दोनों को कैसे लिक्विड में डुबा रहे? सेम लिक्विड में डुबा रहे, हाँ ठीक है ना। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। हाइट्स का रेशियो निकालना है, मतलब H1:H2 निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देख, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H? टेल मी। H का फॉर्मूला क्या होता है? 2T cos थीटा बाय रो जी आर, है ना। H का फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा बाय रो जी आर। अब जरा ध्यान से देख, अगर मैं इधर H1 लूँ तो पहले वाले लिक्विड की बात चल रही, पहले वाले लिक्विड के लिए रेडियस कितना है? 0.3 यानी R1। जी भाई कोई भी हो, जी तो सेम रहेगा 9.8। सेम लिक्विड में डिप करे ना तो रो, टी और थीटा तीनों सेम रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट कब बदलता है? जब मटेरियल चेंज हो। जब मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है तो थीटा सेम रहेगा, थीटा भी सेम है, टी भी सेम है, और रो और जी पूरा सेम है, खाली आर चेंज हो रहा है। सही है। अपने को H1:H2 निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे बोल? डिवाइड। तो 2T cos थीटा बाय रो जी R1 डिवाइडेड बाय 2T cos थीटा बाय रो जी R2। सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, 2T cos थीटा रो जी। ऊपर क्या बचा बोल? ऊपर क्या बचा? 1/R1, 1/R1। नीचे क्या बचा? 1/R2। ऊपर जाएगा तो R2/1। तो H1/H2 की वैल्यू आ रही है R2/R1। कितना है R2? 0.6, R1 0.3। एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, कैंसिल। 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 2। अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। तो H1:H2 कितना आ रहा है? 2:1 इज द आंसर। आसान एकदम, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 2। अभी आएंगे इधर एक्सरसाइज पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 टिक कर लो उसको, ठीक है ना। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 18 में? देख, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड द क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ वाटर मतलब क्या निकालना है? H निकालना है। राइज ऑफ वाटर मतलब क्या निकालना है? H निकालना। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दिया है, मतलब स्मॉल r कितना दिया है? 0.1 mm। इसको मीटर में बदल लो। 0.1 को मैं ऐसा लिखूंगा 1 × 10⁻⁻1, है ना। पॉइंट को आगे लिया इसीलिए -1, और फिर मिली हटेगा तो -3। कितना हो जाएगा बोलिए? 10⁻⁻4। 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आगे पढ़ो। When immersed in water of surface tension, वाटर के अंदर इमर्स किया गया है, सरफेस टेंशन कितना दिया? देख, वाटर का सरफेस टेंशन कितना दिया बेटा? 7 × 10⁻², 7 × 10⁻² मीटर। आगे देखेंगे बेटा, न्यूटन मीटर, सॉरी। आगे देखिए सब लोग क्या दिया है।
द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज जीरो. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो मतलब क्या जीरो है? थीटा जीरो. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो मतलब क्या जीरो है? थीटा जीरो. आगे बढ़ेंगे. डेंसिटी ऑफ वाटर रो, रो दिया है कितना? 1000 kg पर मीटर क्यूब. नहीं भी देता तो इसको याद रखना, पानी की डेंसिटी यूजुअली यही दिया जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है ना. आगे देखेंगे. जी, जी कितना लेना बेटा? 9.8. कितना सिंपल क्वेश्चन है देख. एच निकालना है ना. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच? 2t cos थीटा बाय रो जी आर. लेट्स पुट द वैल्यूज. टू सरफेस टेंशन 7 इंटू 10⁻², cos थीटा कितना बेटा? 0 डिग्री डिवाइडेड बाय रो. रो कितना है? 1000, जी 9.8, आर 10⁻⁻4. सही है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? 1. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 2 7 10⁻² इंटू 1. cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना. ये 1000 मतलब 10⁻3 -4 + 3. सही है. कैंसिल करो जितना हो रहा है. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक बचा 2 9 ज़ा 18. सही है. 7 1 ज़ा 7, 0.4 इधर गया, 7 7 49. कितना आ रहा है देख? 1/0.7. सही. और अपना 1/0.7 10⁻². ये -4 ऊपर गया तो +4, ये +3 ऊपर गया तो -3. अब रेसिप्रोकल आप इसका नहीं देख सकते हो. रेसिप्रोकल में पॉइंट एक नंबर के बाद होना चाहिए, तो इसको एक नंबर आगे ले लेते हैं ना. 1/7 इंटू 10⁻⁻1. सही है. एक नंबर आगे लिया इसीलिए क्या गया बोल? -1 आगे. सही. और ऊपर क्या बचा देख? इंटू 10⁻², -2 -3 -5, -5 + 4 -1. ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1 कैंसिल. क्या बचा? खाली 1/7. 1/7 का जो भी आंसर रहेगा वो आंसर है अपना. चाहे तो रेसिप्रोकल से देख लो, चाहे तो 7 से डायरेक्ट कैंसिल कर लो, आपके ऊपर जैसा करने का. ठीक है ना. 7 का 7, 0.1 का 10 हो जाएगा. 7 का 7. ठीक है ना. कितना बचा? 3. 7 चौक 28. कितना बचा? 2. 7 दूनी 14. कितना बचा? 6. 7 8 56. बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा लाड में नहीं आने का. कितना आ गया? 0.1428 मीटर. ये आंसर है. ठीक है. समझ में आया सबको अच्छे से? क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है ना. चलो लिखो इसको.